नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत फिलहाल खराब हो गई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान तबीयत खराब हुई है। उपराष्ट्रपति की हालत स्थिर बताई जा रही है। आराम करने के लिए राजभवन पहुंचे उपराष्ट्रपति, जहां पर डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। 3 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं पहुंचे थे उपराष्ट्रपति। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें फिलहाल। और डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। डॉक्टरों की निगरानी में है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है नैनीताल में इस समय है। और जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम था वहां पर उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसके चलते उनको राजभवन में आराम करने के लिए ले जाया गया। हालांकि अब उनकी स्थिति स्थिर है और अब ये, हालांकि उस समय ये कहा जा रहा था कि उनका कार्यक्रम, जितने 3 दिन के कार्यक्रम है वो स्थगित हो जाएंगे और वो वापस दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब ये तय हो गया है कि अब वो तीनों दिन नैनीताल में रहेंगे और वहीं पे जो कार्यक्रम है वो उन तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है कि कार्यक्रम के दौरान उनका स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ था, लेकिन अब ठीक है और इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग, जो चिकित्सक हैं वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, क्योंकि एकाएक उसमें ये भी देखने में आया कि वो जब अपने पुराने साथियों से मिले, जो नैनीताल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, उसमें एक महेंद्र पाल भी थे जो कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, उनसे मिलते हुए वो बहुत ज्यादा भावुक भी हो गए थे और उसके बाद ही उनकी तबीयत जो है वो लो ब्लड प्रेशर के कारण खराब हुई थी। तो लेकिन अब जो है वो ठीक है और बाकी 3 दिनों के कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स और जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है और साथ ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखकर कहा कि 9 जून को सरकार ने नियमावली बनाई थी, जहां 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया गया था, उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। आपको बता दें कि रिजर्वेशन नियमों के तहत हुआ है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन अब सरकार और विपक्ष दोनों के गले की फांस बना हुआ है और अब इसमें दखल दिया है नैनीताल हाईकोर्ट ने। देखिए, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक तो सवाल ये उठता है, अधिकारी इतने जल्दबाज थे कि नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन छपकर नहीं आया, वो राज्य चुनाव आयुक्त के हाथ में नहीं था और यहाँ से चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया। यानी जिस कागज के बिना पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होना था, वही कागज जो है वो रुड़की से छपकर नहीं आया। राज्य चुनाव आयोग था, उन्होंने भी कार्यक्रम जारी कर दिया। वही सबसे बड़ी लकूना जो है इस पूरे चुनाव में रहा है। और नैनीताल हाईकोर्ट में जब जो पिटिशनर था उसने ये बात रखी कि भाई गजट नोटिफिकेशन नहीं है, मौखिक आधार पर ही इन्होंने अपना चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। तो कल ही जिस तरीके से उसमें रोक लगा दी गई थी, आज भी उस पर चर्चा हुई। अभी कई मामलों में जो दलीलें सरकार की तरफ से थी या फिर जो सॉलिसिटर जनरल थे उनके द्वारा जो रखी गई, उससे हाईकोर्ट बहुत ज्यादा इत्तेफाक उन्होंने नहीं रखा। अब कल भी इस पर मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। तो लगातार सुनवाई जारी है। हो सकता है कि राहत मिल जाए, नहीं भी मिल सकती है। हो सकता है कि जब तक आरक्षण को लेकर सरकार को डायरेक्शन देता है हाईकोर्ट, उसके बाद ही क्या चुनाव हो। लेकिन अब जो भी होगा वो हाईकोर्ट के निर्देश पर ही होगा। अब सरकार अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकेश के लक्कड़ घाट क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ और एक ओवरलोड सीमेंट से लदा हुआ ट्रक ढलान पर नियंत्रण खो गया। इस दौरान ट्रक ढलान में तेजी से फिसलता हुआ एक आवासीय घर से टकरा गया। हादसे में मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होने की सूचना है।
देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खेत को लेकर विवाद में एक की मौत की खबर सामने आई है। वाजिद नाम के व्यक्ति की मौत हुई। केदरावाला गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सहसपुर थाना क्षेत्र के केदारावाला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो वाजिद नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जहां पर केदारावाला गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। तो सहसपुर थाना क्षेत्र के केदारावाला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खेत को लेकर विवाद में एक की मौत की खबर सामने आई है। वाजिद नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की कर्मभूमि के नाम से विख्यात जनपद उधम सिंह नगर की विधानसभा काशीपुर कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन आज काशीपुर में कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती हुई दिखाई पड़ रही है। बीते 25 सालों में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा या निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी काशीपुर में कांग्रेस को पटखनी देती हुई चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी एक हमारी स्वतंत्रता सेनानी पार्टी है। इसमें क्रांतिवीर लोग हैं। समय लगता है हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह, हमारी पार्टी आज भी मजबूत थी। 135 साल पुरानी पार्टी किसी के आने या जाने से या किसी से नेता की कमज़ोर नहीं होती। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। और वैसे भी हमारे माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, अंतिम कार्यकर्ता शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह हैं। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर दिया है। इतने सीनियर लीडर्स पड़े हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन उनको ना कोई तवज्जो दिया जाता है, ना उनके बारे में बात की जाती है, ना उनको आदर सम्मान मिलता है। और यही तब भी होता रहा जब मैं कांग्रेस में थी। इतनी सीनियर लीडर, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ, मैं एक मंत्री की बेटी, लेकिन मेरे को कभी मंच नहीं मिलता था बोलने को। मंच से मेरा नाम अनाउंस नहीं होता था। कांग्रेस जो ये अपनी अंतिम सांसों वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके दो कारण हैं। एक तो काशीपुर में गुटबाजी कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़ी है, जो विधानसभा के चुनाव में और मेयर के चुनाव में पब्लिक ने देखा है। जबकि पब्लिक कांग्रेस को चाहती थी इस बार, अगर इनकी गुटबाजी नहीं होती तो कांग्रेस जीत सकती थी। दूसरी बात, काशीपुर में जब चुनाव होता है तो उससे पहले 1 महीना या 2 महीना पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के दुख में खड़े होते हैं। ये गलत बात है। सत्ता हो या ना हो, उन्हें जनता के सुख और दुख में खड़े होना चाहिए, ये मेरा मानना है। कुछ समय से, क्या काफी समय से कांग्रेस में एक जो पारदर्शिता वाली चीज है वो थोड़ी सी मुझे कम दिखाई पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा संगठन में किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा कि संगठन चलाने में अच्छा नहीं है या ये अच्छा नहीं है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए संगठन चलाने में मुझे कुछ कमी सी नजर आई। लेकिन इसको सुदृढ़ करने के लिए हमारे आला कमान है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो किस आदमी को कहाँ किस ओहदे पे बिठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश में भी हमारी कमेटी नहीं बनी। जब देखिए, आपका बहुत हद तक कहना सही है कि एक जमाना था काशीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत सीट मानी जाती थी, बहुत सबसे मजबूत संगठन माना जाता था, जो आज उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर आपसी गुटबाजी और नेतृत्वहीन संगठन का होना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव में रोक लगाने पर धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हरीश रावत ने सरकार की नीयत पर खोट बताते हुए कहा कि सरकार ने मामले को उलझाया है, जिस पर न्यायालय को रोक लगानी पड़ी। हरीश रावत ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह इस मामले में सरकार को फटकार लगाएं और 1 हफ्ते की अवधि में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर चुनावी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए। एक चुनाव है जिसमें प्रधान से लेकर के जिला के प्रधान तक का, आप उसमें दोनों के लिए अलग अलग चक्र कैसे बना सकते हैं? और आप इतनी सीटों के तो आरक्षण को तय कर रहे हैं, लेकिन आपने 12 जिलों का आरक्षण तय नहीं किया।
कहीं न कहीं आपकी नीयत में खोट है, कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है। माननीय कोर्ट से हमारा आग्रह है कि इन बातों का संज्ञान लेकर के इनको फटकार लगाए और इनसे कहे कि 1 हफ्ते के अंदर इन सब चीज़ों को दुरुस्त करो और नए सिरे से जो है सारी प्रक्रिया को प्रारंभ करो, और ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। और उत्तराखंड में लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उठाए गए कदम अब असर दिखाने लगे हैं। गांव को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री धामी की गांव गोद लो पहल को न सिर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है, बल्कि विदेशों में बसे प्रवासी उत्तराखंडी भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद कई प्रवासियों ने अपने मूल गांव को चिन्हित कर गोद लिया है, जिससे इन गांवों में विकास की नई उम्मीद जगी है। बिल्कुल, देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था, आदर्श गांव। देश के अंदर जो अभी हमारे गांव है, जहां तक अभी तक हमारी योजनाओं की किरण नहीं पहुंची है, वहां तक उन किरण को पहुंचाने के लिए तमाम हमारे चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सभी एक या दो गांव गोद ले रहे हैं और उनको एक आदर्श गांव बनाने का काम कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में इस्तेमाल की गई खेल सामग्री का सरकार ने सही उपयोग करने का फैसला किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज को तमाम जनमानस के लिए खोल दिया गया है। जो भी खेल सामग्री राष्ट्रीय खेलों के दौरान खरीदी गई थी, उनका इस्तेमाल कर आने वाले भविष्य में प्रदेश का युवा एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में विकसित होकर देश में अपनी छाप छोड़ने का काम करेगा। नेशनल गेम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि नेशनल गेम के खत्म होने के बाद हम लोगों ने जो उसके इक्विपमेंट परचेज किए थे, उस पर तत्काल प्रभाव से कोचिंग कैंप्स शुरू करने का काम शुरू कर दिए थे। और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग कम से कम शूटिंग में जैसे हम लोग उस रेंज पे पहुंच गए हैं कि हम नेशनल शूटिंग ट्रायल जैसे भी हो रहा है, लोग वहां अप्लाई कर रहे हैं, आने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि लालकुआं से झांसी के लिए साप्ताहिक रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि काठगोदाम से प्रयागराज के लिए भी रेल सेवा शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं क्षेत्र के पर्यटक स्थलों में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जो भी हमने ट्रेन ऑन डिमांड मांग करी है, तो उसको उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर हमारे उत्तराखंड की जनता को उत्साहित किया है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी एक ट्रेन काठगोदाम से और लगने वाली है प्रयागराज के लिए, और कामाख्या जाने के लिए, आसाम जाने के लिए बहुत ही सरल होने वाला है रास्ता, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। और निकट भविष्य में शताब्दी जिस तरह से लगती है, इसी तरह से हमारी भारत वंदे एक्सप्रेस या भारत एक्सप्रेस जो भी कहें आप उसको, तो उसकी भी खोज हम करी थी कि यहाँ आ जाए, उसमें भी सफलता मिलने वाली है। खबर बागेश्वर से, जहां पर कुमाऊं मंडल के जिलों में मानसून की दस्तक के बाद पहाड़ी जिले बागेश्वर की कपकोट तहसील अंतर्गत आने वाले गांव खार बगड़ और बड़ेत के असहाय, पीड़ित और निर्धन ग्रामीण पहाड़ दरकने के साए में दिन रात काटने को मजबूर हैं। मानसून की दस्तक के बाद कपकोट तहसील में लगभग रोज रुक रुक कर बारिश जारी है। आपको बता दें कि जिस दरकते पहाड़ में खार बगड़ और बड़ेत के ग्रामीण रहते हैं, उस पहाड़ के अंदर पहले से विद्युत परियोजना से के लिए सुरंग काटकर पहाड़ को खोखला कर दिया गया है। कपकोट क्षेत्र के समाजसेवी आनंद कपकोटी ने प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बड़ेत और खार बगड़ के असहाय, गरीब, वंचित ग्रामीणों का पुनर्वास करने के लिए सरकार से अपील की है। वहीं कपकोट के गांव की बर्बादी का जिम्मेदार कपकोट क्षेत्र के नेताओं को बताया है। उन्होंने सुरंग डाल के, आज सारा गाँव टूट रहा है, घर टूट रहे हैं। बाकी जो संपन्न लोग हैं, सर्विस क्लास हैं, फौजी हैं, शिक्षक हैं, वो तो यहाँ से पलायन हो चुके हैं। और जो गरीब है, निराश्रित है, असहाय है, तो वहाँ पर जो पहाड़ दरक रहे हैं, उनके घरों को, उनको कभी भी क्षति हो सकती है, परिवार का संहार हो सकता है उस चट्टान गिरने से, पहाड़ टूटने से। तो यहाँ कोई सरकार देखती नहीं, कोई विधायक देखता नहीं है।
और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर विभिन्न स्थानों पर देर रात से हो रही बारिश ने आम जनमानस को भीषण गर्मी से राहत प्रदान की है, तो वहीं बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बता दें कि देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने काशीपुर नगर निगम के जलभराव को रोकने के प्रयासों पर भी पानी फेर दिया है। काशीपुर में बाजार में जलभराव को रोकने के प्रयासों के तहत नालियों को चौड़ा करते हुए उसमें भरा कचरा भी लगातार साफ किया जा रहा है। वहीं उसके बावजूद बरसात के चलते मुख्य बाजार के अलावा रतन सिनेमा रोड, नगर निगम रोड के अलावा MP चौक के पास जलभराव हो गया है। नालियाँ टूटी हुई है, बहुत नकली बन रही है, नाली बन रही है, उसके ऊपर की मरम्मत नहीं हो रही, बार बार चौके यहाँ टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कोई देखने वाला तैयार है नहीं कि साहब उधर की सड़क तोड़ देगी, उधर की सड़क तोड़ देगी, अली का की सड़क तोड़ देगी। बताइए आप, इसे कोई सावधान मिल रहा है? 9 बंदे तो यहाँ सड़क पर लगा रखे हैं उन्होंने, वो सफाई कर रहे हैं, तो इस नाली की सफाई कैसे होगी? और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि SSP अजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। कांवड़ का पावन पर्व जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, जिसका जो डाक कांवड़ बेसिकली कहते हैं, जो हमारे लिए, हमारे जो देहरादून को अगर मैं देखता हूँ परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे आशा रूढ़ी बैरियर सहारनपुर से, विकासनगर साइड, जो पोंटा साइड और से जो आते हैं डाक कांवड़िए, वो जनरली ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश के बाद जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। उत्तराखंड वन विभाग की कमान समीर सिन्हा को दे दी गई है। आपको बता दें कि PCCF समीर सिन्हा 1990 बैच के IFS अफसर हैं और इसी को देखते हुए समीर सिन्हा को कैंपा के साथ वन संरक्षण प्रमुख की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वन मंत्री जी का आभार कि उन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वन विभाग के ऊपर उत्तराखंड के एक बहुत बड़े भूभाग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से वन विभाग का जो दायित्व है उसका एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा भी है। विभाग इस दृष्टि में जो प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को अपने साथ जोड़ने का, मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि उस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।